बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी बीकॉम पार्ट 1 की इकनॉमिक्स के अंदर हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था और लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन पढ़ी थी, लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन और एक्सेप्शंस पढ़ी थी। उनके बाद हमने उनका ग्राफ भी बनाया था और हमने लॉ ऑफ डिमांड की शिफ्टिंग भी और लॉ ऑफ डिमांड की मूवमेंट भी पढ़ा था। और इसी तरह हमने लॉ ऑफ सप्लाई की शिफ्टिंग भी और लॉ ऑफ सप्लाई की मूवमेंट भी पढ़ा था। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था? हमने लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये पढ़ा था, इफ़ द अदर थिंग्स रिमेन सेम द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज अप, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन, वाइस वर्सा, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अदर थिंग रिमेन्स सेम। अदर थिंग्स क्या होता है? सेट्रस पेरिबस कंडीशंस होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, इकनॉमिक्स के लॉ अजम्पशंस पे बेस करते हैं। अच्छा, उनमें क्या था कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज ना हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज ना हो, और क्या चेंज ना हो? कंज्यूमर इनकम चेंज ना हो, पॉपुलेशन चेंज ना हो, टेस्ट हैबिट फैशन चेंज ना हो, एक्सपेक्टेशन चेंज ना हो। ये चीज़ें सारी होती थी। तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कुछ हम इस तरह से बनाते थे, एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस लेते थे, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड लेते थे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग याद रखना है डिमांड कर्व। लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है? जब भी दो चीज़ों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या कि अगर एक चीज़ की अंदर इजाफा होगा और उसकी वजह से दूसरी चीज़ के अंदर कमी होगी तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाएगा। और जब भी किसी दो चीज़ों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इसी तरह हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। लॉ ऑफ सप्लाई हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट दैट if the price of certain commodity goes up, the quantity supply of that commodity also goes up and vice versa. लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था। ठीक है जी, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। के लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के बिहेवियर को बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को बोलते हैं। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है कि जब प्राइस कम होती हैं तो उसको कंपैरेटिवली चीज़ें सस्ती लगती हैं और वो ज़्यादा ख़रीदता है क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। इसी तरह सेलर का क्या बिहेवियर है कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी लगता है कि जब उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, अगर चीज़ें की प्राइस इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मार्केट में चीज़ें लाएगा बेचने के लिए, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो वो अपने प्रॉफिट के ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करता है। तो इसका हमें कर्व याद होने चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और जब दो चीज़ों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों के दरमियान
डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर एक चीज में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से दूसरी चीज में भी इजाफा होगा। अगर एक चीज में इजाफा होता है और दूसरी चीज में भी इजाफा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लें जिसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। और भी चीज हो सकती है मगर अभी हम, या मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, इनविजिबल हैंड्स। देखो, इस चीज को समझना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इनविजिबल हैंड या मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर इनविजिबल हैंड्स का कॉन्सेप्ट जो है एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड्स का, मार्केट फोर्सेस का, कि मार्केट फोर्सेस और इनविजिबल हैंड खुद से स्टेबल करती हैं प्राइस को और डिफरेंट चीज़ों को। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं भाई, किस तरह से स्टेबल करती हैं? अब अगर हम बात आपसे ऐसे ही करें कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हमारे यहाँ की नहीं होती हैं, तो वो कैसे आती हैं? लाइक अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर है। मगर पेट्रोल, इतने सारे पेट्रोल पंप हैं तो इनके अंदर हर वक्त पेट्रोल अवेलेबल होता है। तो ये कैसे अवेलेबल होता है? हमारे यहाँ तो पेट्रोल होता ही नहीं है, हमारी ज़मीन के अंदर से तो पेट्रोल निकलता ही नहीं है, या अगर कहीं है भी तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई है कि उसकी जो इसको एक्सप्लोर करने की और उसको ड्रिल करने की जो कॉस्ट है वो इतनी हाई होती है कि हम compete नहीं कर सकते उसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो ये इतना सारा जो पेट्रोल है और पेट्रोल इतने सारे पंप अवेलेबल हैं और इन पे पेट्रोल की सप्लाई होती है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? कौन मोटिवेट करता है? तो देखो, पेट्रोल ज़्यादा कहाँ होता है? यूएई के अंदर होता है, कुवैत के अंदर होता है, जो हमारा यूएई है, जितनी अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पेट्रोल ज़्यादा होता है, ईरान में पेट्रोल ज़्यादा होता है और बाकी और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोल ज़्यादा होता है। तो उधर से कौन लोग मोटिवेट करते हैं और वो क्या फैक्टर होते हैं कि वो लोग अपना पेट्रोल निकालते हैं, वहाँ पर लोग धूप में मेहनत में काम करते हैं, फिर वो पेट्रोल ड्रमों में जाता है, फिर वो पेट्रोल ड्रमों में रिफाइनरी में जाता है, फिर वो पेट्रोल वहाँ रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद उस क्रूड फॉर्म में जब होता है, जब वो ज़मीन से निकलता है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें से मट्टी का तेल अलग होता है, उसमें से गैसेस अलग होती हैं, उसमें से डीजल अलग निकलता है, उसमें से पेट्रोल अलग निकलता है, उसमें से हाई ऑक्टेन अलग निकलता है, उसमें से डामर अलग निकलता है। फिर वो कौन लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं कि वो उसको रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन करने के बाद उसको शिप्स के ज़रिए इतना दूर दराज इलाके यानी कि पाकिस्तान की पोर्ट पे आता है, फिर वो हमारे किमाड़ी के ऊपर आके बड़े बड़े स्टोरेज में स्टोर होता है, फिर वहाँ से पेट्रोल पंप की सप्लाई ट्रकों में होती है। तो ये कौन लोग हैं, वो कौन मोटिवेटेड फैक्टर हैं जो उसको इस बात पे मोटिवेट करते हैं? तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर है मनी, पैसा। पैसा वहाँ जिन कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोल निकलता है उन कंट्रीज़ के लोगों को मनी मोटिवेट करती है कि वो अपनी सॉइल, अपनी ज़मीन उन लोगों को दें जो ड्रिलिंग करते हैं, क्योंकि उनकी भी नीड्स है। उनकी नीड्स पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए? चीज़ें चाहिए, उनको फूड आइटम चाहिए, उनको क्लोथ चाहिए,
उन्हें शेल्टर चाहिए, उन्हें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चाहिए, उनको कार्स चाहिए, तो वो कार सब पेट्रोल से नहीं आ जाएंगी या उनकी ज़मीन से नहीं आ जाएंगी, उनको उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो क्या करते हैं, अपना पेट्रोल बेचते हैं। अब जो पेट्रोल ख़रीदने वाली कंपनियां हैं वो क्यों मोटिवेट होती हैं, क्योंकि जब वो उसको कन्वर्ट करेंगे पेट्रोल में, ऑयल में, तो उनको इनकम जनरेट होगी, उनसे इनकम से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। और फिर जो दरमियान में जितनी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी, जितने एजेंट इन्वॉल्व होंगे, जितनी ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां इन्वॉल्व होंगी, जितने लोग उसको रिफाइन करने में और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितने भी लोग हैं, उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उनकी इनकम, उनका पैसा, उनकी मनी, क्योंकि उससे वो अपनी बेसिक नीड्स को और सेकेंडरी नीड्स को पूरा करेंगे। तो यहाँ कोई मोटिवेट नहीं करता, यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोलता यार आप बेचो, वो खुद से मोटिवेट होते हैं। उन्हें नहीं पता कि पेट्रोल कहाँ जाएगा। जो सबसे पहले पेट्रोल कुवैत में ड्रिलिंग कंपनी में काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि ये पेट्रोल किस कंट्री में जाके कंज्यूम होगा, पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में इसको बाइक वाला डलवाएगा, कार वाला डलवाएगा, रिगार्डलेस उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि मैं इसको रिफाइन करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि इसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है। फिर वो जो उसको ड्रमों में डालने वाला है उसको नहीं पता इसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है। उसे क्या मोटिवेट कर रहा है, पैसा। वो जो ट्रक वाला उस ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, उसको नहीं पता कि इसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, किस कंट्री में जाएगा, कहाँ की बाइक्स में, कार में, एरोप्लेन में यूज होगा। वो अपने पार्ट ऑफ इनकम के लिए जो रिवॉर्ड उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको मिलेगा, उसको बस उससे लेना देना है। फिर ये किस तरह से उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ पर ऑयल निकल रहा है वहाँ से रिफाइनरी तक जाएगा, रिफाइन होकर फिर ये पोर्ट तक जाएगा उस कंट्री की, फिर पोर्ट से ये शिप में लोड होगा, शिप होके उस पर्टिकुलर कंट्री में जाएगा, फिर उस पर्टिकुलर कंट्री से ये जो है इनलोड होगा, दोबारा से ये जो है पोर्ट पे उतरेगा, फिर ये वहाँ पर स्टोर रूम में जाएगा, फिर स्टोर रूम से टैंकरों के ज़रिए पेट्रोल पंप पे जाएगा, और पेट्रोल पंप से फिर इसको बाइक वाला, कार वाला, पिकअप वाला, जहाज़, ये सारे लोग कंज्यूम करेंगे। इनमें से किसी को भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से सब लोग अपनी इनकम के रिटर्न के लिए काम कर रहे हैं और इसको इसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। अगर उनकी इनकम कम होगी तो उनका मोटिवेशन लेवल कम होगा, उसकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी ड्रिलिंग पे फ़र्क पड़ेगा। उनकी इनकम ज़्यादा होगी, वो और मोटिवेटेड होके काम करेंगे। इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें। इसी तरह अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है फ्लावर्स जो हैं, वो जब आप उनका क्रिसमस आता है तो टन्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं, मगर वहाँ क्रिसमस के टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी के अंदर तो फ्लावर्स होते ही नहीं हैं, तो वो पूरी दुनिया से फ्लावर्स जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे, तो वो कौन लोग ला के दे रहे हैं? तो डेफिनेटली वो उनकी अपनी प्रोडक्शन तो नहीं है। वो दुनिया में कहाँ फ्लावर्स हो रहे होंगे, कहाँ सूटेबल वेदर होगा, जहाँ फ्लावर हो रहे होंगे वहाँ से वो फ्लावर कट ऑफ होकर फिर वो कहीं शिप हो रहे होंगे और वो यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँच रहे हैं। तो ये जो लोग इनको पहुँचा रहे हैं वो अपने रिटर्न के लिए पहुँचा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इन हैंड्स को जो लोग अपने रिटर्न के लिए पहुंचा रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता इसका अल्टीमेट कंज्यूमर बेनिफिशियली कौन है, और अगर पता भी हो तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। इकोनॉमिक्स में इसको इनविजिबल हैंड कहते हैं कि मार्केट में वो फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे प्राइस को स्टेबल करती हैं वो इनविजिबल हैंड्स होते हैं। वो इनविजिबल हैंड्स वहाँ जहाँ उन फ्लावर्स की प्रोडक्शन हुई है, वो कहीं कीनिया में बने होंगे, किसी और एग्रीकल्चर कंट्री में बने वो फ्लावर जो है लगे, वहाँ से उनको काट कर उनको यूनाइटेड स्टेट तक पहुँचाने के लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था? वो पैसा फैक्टर था। ठीक है, अब वो फ्लावर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आकर सर्दियों के मौसम में उनको फ्लावर्स मिल रहे हैं और वो वहाँ पर उनको परचेज करके अपना जो भी उनका इवेंट है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है मनी को हासिल करने के लिए, वो अपनी अपने हिस्से की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये तमाम चीज़ें मार्केट स्टेबल। इसी तरह अगर फ्लावर की प्राइस कम हो जाए तो कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कोई तकरीर नहीं करेगा कि यार अब आपको प्राइजेस नहीं मिलेंगे, आप लोग जो फ्लावर्स को है वो एक्सपोर्ट करना छोड़ दो, आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। कोई तकरीर नहीं करेगा, लोग खुद से ये चीज़ फील करेंगे कि अब उनको उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो उनकी सप्लाई खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। अगर उनको फ्लावर्स की क्रिसमस पे ज़्यादा अच्छी प्राइस मिलती है तो कोई सेलर को मोटिवेट नहीं करेगा कि देखो अब तुम्हें इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा तो लिहाजा तुम ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। वो खुद से मनी उनको मोटिवेट करेगी कि हाँ उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर डेज में, तो इसलिए अब वो ज़्यादा फ्लावर्स जो है वो उनको सप्लाई करें, उनकी सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं जो बग़ैर किसी मोटिवेशन के, बग़ैर किसी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के खुद से डेवलप होती हैं, इनको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा है कि ये वो हाथ हैं जो किसी को दिखते नहीं है बट ये बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किए हुए होते हैं चीज़ों को। इसी तरह ऑयल जो है वो लोग, जब ऑयल अभी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जब क्राइसिस आया ये कोरोना की वजह से, तो ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो अब लोग वो डीमोटिवेट हुए क्योंकि उनको ऑयल की उतनी प्राइस ही नहीं मिल रही थी। तो अब वो खुद से डीमोटिवेट, किसी ने नहीं बोला कि भाई आप ऑयल की सप्लाई रोक दें, जब उनको प्राइस नहीं मिलेगी डेफिनेटली वो काम नहीं करेंगे। अब जब दुनिया रीस्टोर हुई और दुनिया ने रीस्टोर होने के बाद दोबारा दुनिया में गाड़ियाँ चलने लगी, ये सब काम होने लगे, फिर से ऑयल की जो है वो जो डिमांड इंक्रीज होने लगी, अब फिर से उसकी एक्सप्लोरेशन, फिर से उसको रिफाइनरियाँ, फिर से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है जो बगैर किसी के कहे खुद से काम करते हैं, इनको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस, या इनको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। और ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम कर दो, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे प्राइस को। किसी चीज़ की प्राइस अगर तुम बढ़ा दोगे और वो लोगों को चाहे उसकी चीज़ की नीड हो ना हो, तुम उसको इम्पोज करोगे तो फिर तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इकोनॉमी कब ग्रो करेगी? जब तुम इकोनॉमी को फ्री हैंड दे दो, इंडिपेंडेंट छोड़ दो, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो। अगर एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, वो लोगों की ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, लोगों को ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। और अगर कोई चीज़ है जो मार्केट के अंदर लोगों की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, चाहे वो प्राइमरी नीड है चाहे वो सेकेंडरी नीड है, तो वो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम होगी। वो खुद से जो बेकार चीज़ें हैं वो मार्केट से वाइप ऑफ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ मार्केट में वही चीज़ें रहेंगी जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी। जबकि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है, वो राइट टू चॉइस लोगों के पास नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो एडम स्मिथ ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि भाई आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ख़त्म कर दें, आप टैरिफ हटा दें, आप टैक्सेस हटा दें, ये चीज़ें आप ख़त्म कर देंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेंगी। लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे जब उनको ज़्यादा चीज़ें रिटर्न में मिलेंगी। जब लोग काम करेंगे और उनका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है चला जाएगा टैक्सेस में या गवर्नमेंट के हैंड पे, तो लोग डीमोटिवेट होंगे, वो काम नहीं करेंगे। या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान्ड इकोनॉमी होगी, उसके अंदर क्या होगा कि जो लोग काम करते हैं उनको भी उतना ही मिल रहा है, जो लोग काम नहीं करते उनका भी इतना ही मिल रहा है, तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे। तो लोगों को एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि लोगों को मोटिवेट होने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आप ख़त्म कर दें। जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आप ख़त्म कर देंगे तो लोग खुद से ज़्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को इनविजिबल हैंड कहा जाता है, क्योंकि इनविजिबल हैंड मतलब वो हैंड जो आपको बाज़ाहिर नहीं दिखते बट वो बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे हमने आपको बताया कि अगर क्रिसमस पे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और वहाँ पर फ्लावर्स की कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं होती, मगर वो बहुत दुनिया से सारे फ्लावर्स वहाँ जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल रही है। जब उनको ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल रही है तो लोग खुद ही मोटिवेट होते हैं, खुद ही वे ऑफ चीज़ें ढूंढते हैं कि वो वहाँ पर उन चीज़ों को क्या करें, सप्लाई करें। ठीक है जी।
तो जो मार्केट अभी हम पढ़ रहे हैं, मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस या रेगुलेटेड प्राइस, उसके अंदर भी ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कोई फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, मगर गवर्नमेंट की जो है फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगी, मार्केट फ्री हैंड होगा, लोग उनको मोटिवेशन फैक्टर अल्टीमेटली उनकी इनकम होगी और इनकम की बेस पे वो काम करेंगे। जिसमें ज़्यादा इनकम मिलेगी तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमने मार्केट फोर्सेज को इंशाल्लाह, आई होप कि आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा मार्केट फोर्सेज या इनविजिबल हैंड्स का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।